नाउ सी द सिचुएशन, मैं एक और बार लिखवाता हूं. y1 इज a1 साइन ओमेगा t प्लस एक्स बाय वी. एक सोर्स के द्वारा वेव जनरेटेड है एंड इट्स गिवन बाय दिस इक्वेशन. The wave generated by another source, it's given by this equation. y2 is equal to a2 sin omega t plus x by v plus phi naught. This is by source S1, by source S1, and this is by source S2. अब ये दोनों वेव्स इंटरफियर कर जाती हैं और इन दोनों वेव्स के इंटरफियर कर जाने से जो रिजल्टिंग वेव है दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2, दिस इज द रिजल्टिंग वेव एंड दिस इज गिवन बाय a साइन ओमेगा t प्लस एक्स बाय वी प्लस बीटा. यह हमने सीख लिया. हियर एम्पलीट्यूड a इज गिवन बाय, और फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा इज गिवन बाय tan बीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाइ नॉट अपॉन a1 प्लस a2 cos phi naught. This is expression for beta, or beta is equal to tan inverse of a2 sin phi naught upon a1 plus a2 cos phi naught. This is the expression for beta, and amplitude A is given by a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi naught, or amplitude is under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi naught. एक और बार ये सारी बात आपको लिखना है, इसीलिए मैंने भी लिखी है, बिकॉज इज अ समरी. एक और बार ये सारी बात लिखो. अब जो मैं कंडीशन बता रहा हूं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यदि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहते हैं, और फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, व्हेन टू एम्पलीट्यूड गेट्स एड अप, the value of this cos phi naught should be equal to 1. If, मैं ऐसे लिखता हूं, if cos phi naught is equal to 1, यदि cos phi naught की वैल्यू 1 होगी, तो phi naught की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले देखिए, either 0 or 2 pi or 4 pi or 6 pi and so on, or phi naught is equal to 2n pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा. ऐसी कंडीशन में आप देखिए एम्पलीट्यूड A would be equal to a1 plus a2. मैं इधर लिखता हूं, we have maximum amplitude of resulting wave, that is A is equal to A1 plus A2.
Now this situation, it's termed as constructive superposition. It's termed as constructive interference. It's termed as constructive superposition. और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या फिर हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन दिस सिचुएशन एनर्जी गेट एडेड अप। मैं पहले इसी को ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करता हूं। एट एनी पॉइंट जो सिचुएशन बनती है वो कुछ ऐसी होती है। दिस इज y1, दिस इज y1 और लेट मी टेक सम स्पेस। मुझे थोड़ी ज्यादा जगह की आवश्यकता है। मैं एक और बार रीड्रॉ कर रहा हूं इसको। इस जगह पर मैं y1 ड्रॉ करूंगा और इस जगह पर मैं y2 ड्रॉ करूंगा और इस जगह पर मैं रिजल्टिंग y ड्रॉ करूंगा। दिस इज y1, दिस इज y1। एट एनी पॉइंट यह जो मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। दिस इज एम्पलीट्यूड A1 एंड दिस इज द ग्राफ एट एनी पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P पर, एट एनी पॉइंट P, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन विद टाइम। अब y2 और y, इसके लिए ग्राफ कैसा दिखेगा? यह देखिए, मैं टाइम एक्सेस सेम रखूंगा। टाइम एक्सेस सेम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सुपरपोजिंग वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है। देखिए, दिस इज y2, दिस इज y2, दिस इज y2 और इसका एम्पलीट्यूड है A2। इट्स एम्पलीट्यूड इज A2 फॉर द सेम पॉइंट। एम्पलीट्यूड मैंने अलग अलग दिखाया, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम। देखिए, दिस इज टाइम पीरियड T फॉर बोथ द वेव्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। इसका भी टाइम पीरियड T, इसका भी टाइम पीरियड T। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। यदि टाइम पीरियड सेम हुआ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम हुई। अब इस सिचुएशन में cos फाई नॉट इज 1। यदि cos फाई नॉट की वैल्यू 1 हो जाए, cos फाई नॉट की वैल्यू 1 कब होती है? व्हेन फाई नॉट इज आइदर 0 और 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई और 2n पाई। इस सिचुएशन में यदि फाई नॉट की वैल्यू 1 हो गई, cos फाई नॉट की वैल्यू 1 हो गई, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर वुड बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और एम्पलीट्यूड वुड बी A1 प्लस A2। दिस will have maximum amplitude of resulting wave and this maximum amplitude is A1
प्लस A2। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब देखिए कैसे हो रहा है भाई, आप देखिए इस इंस्टेंट पर वेव 1 भी पार्टिकल को A1 से ऊपर ले जाना चाहती है, वेव 2 भी पार्टिकल को A2 से ऊपर ले जाना चाहती है। अल्टीमेटली यह होगा कि वह पार्टिकल A1 प्लस A2 से ऊपर जाएगा और फिर A1 प्लस A2 से नीचे जाएगा, फिर A1 प्लस A2 से ऊपर जाएगा, फिर A1 प्लस A2 से नीचे, फिर A1 प्लस A2 से ऊपर, फिर A1 प्लस A2 से नीचे, और इस तरीके से अब जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा दैट इज A1 प्लस A2। We used to say energy gets added up. Energy gets added up at any point. Energy of two waves get add up at all the point. At those point। और इस कंडीशन के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है cos फाइ की वैल्यू 1 हो, फाइ की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई। अब cos फाइ की वैल्यू 1 होना और फाइ की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई या 6 पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये इसका मतलब क्या है? It means the interfering waves or the superposing waves must be in same phase। जरा देखिए सेम फेज की कंडीशन। सेम फेज की कंडीशन हमने बताई थी, वेव्स सेम फेज में तब कहलाती हैं जब उनके बीच में फेज डिफरेंस हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई। मैं इधर लिखता हूं इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी इन सेम फेज। इसके लिए फाइ नॉट की वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई मैंने लिखी है, एंड दिस इंप्लाई दैट इंटरफेरिंग वेव्स, इंटरफेरिंग और सुपरपोजिंग वेव्स और सुपरपोजिंग वेव्स मस्ट बी इन सेम फेज। यदि दो वेव्स जो सुपरपोज कर रही हैं, दो वेव्स जो सुपरपोज कर रही हैं, दो वेव्स जो इंटरफियर कर रही है, यह वेव और यह दोनों वेव जो सुपरपोज कर रही हैं या इंटरफियर कर रही है, यह दोनों वेव यदि सेम फेज में होंगी, यह दोनों वेव सेम फेज में होंगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोनों मिलकर एक साथ पार्टिकल को एक ही तरीके से डिस्प्लेस करना चाहती है। देखिए यह वेव जब मीन पोजीशन पर रख रही है तब यह भी मीन पोजीशन पर रख रही है। यह वेव जब पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहती है तब यह भी वेव पार्टिकल को ऊपर ले जाना चाहती है। फिर यह वेव भी इसको मीन पोजीशन पर रखती है और यह वेव भी इसको मीन पोजीशन पर रखती है। फिर यह वेव इस पार्टिकल को नीचे ले जाना चाह रही है तो यह वेव भी इस पार्टिकल को नीचे ले जाना चाह रही है। तो दोनों वेव पार्टिकल को एक साथ या तो ऊपर ले जाना चाहती है या फिर दोनों पार्टिकल को एक साथ नीचे ले जाना चाहती है। इस स्थिति में हम कहते हैं कि इंटरफेरिंग और सुपरपोजिंग वेव्स इन सेम फेज, यह y1 और यह y2, दिस टू वेव्स आर इन सेम फेज। व्हेन द इंटरफेरिंग वेव्स आर इन सेम फेज, इन दैट केस इन दोनों इंटरफेरिंग वेव्स में जो फेज डिफरेंस होएगा वह इवन मल्टीपल ऑफ पाई होएगा। इन दैट केस इन दोनों वेव में जो फेज डिफरेंस फाइ नॉट है वह इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। और जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई का फेज है, जब सेम फेज की वेव्स है, तब cos फाइ नॉट की वैल्यू 1 होगी। और जब cos फाइ नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी तो दोनों वेव के एडअप होने से एम्पलीट्यूड एडअप हो जाएंगे और वहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन बन जाएगी और वह जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होएगा वह A1 प्लस A2 होगा। इस सिचुएशन को फिर हम कहने लगेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इस तरीके से वह पार्टिकल A1 प्लस A2 से ऊपर जाएगा और A1 प्लस A2 से नीचे जाएगा। दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे एनर्जी गेट्स एडेड अप। दिस इज द सिचुएशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इस सिचुएशन के लिए इंटरफेरिंग वेव्स सेम फेज में होना चाहिए। इंटरफेरिंग वेव्स में फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई का होना चाहिए। जब हमने कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन समझा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझा है, तो इसी के साथ अब अगले आर्टिकल में हम समझते हैं द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। पहले इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए इसी समय। वंस अगेन देखिए, सोर्स S1, by source S1 wave is generated. It's given by equation y1 equal to a1 sin omega t plus x by v, and another source S2, it's generating a wave and its equation is given by y2 equal to a2 sin omega t plus x by v plus phi naught. There's a phase difference of phi naught. There's a phase difference of phi naught between the two waves. The two waves have got different amplitude, but the two waves have got same angular frequency, same time period. The two waves gets added up. ये दोनों वेव सुपर इम्पोज कर जाती है, ये दोनों वेव इंटरफियर कर जाती है, and we say y equal to y1 plus y2 or it's equal to a sin omega t plus x by v plus beta. Resulting wave have got amplitude of A and resulting wave have got phase of beta. This phase beta is given by this expression, tan beta equal to A2 sin phi naught plus A1 upon A1 plus A2 cos phi naught, or beta equal to tan inverse of A2 sin phi naught upon A1 plus A2 cos phi naught. ये जो एक्सप्रेशन से आपको मेमोराइज करना होंगे, ये जो एक्सप्रेशन से आपको रटना पड़ेंगे। The amplitude of resulting wave is given by a square equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi naught, or amplitude is given by under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi naught. Once again, आप बार बार इन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे, ढेर सारे प्रॉब्लम्स करोगे, कुछ 12, 15, 20, 25 जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर चुके रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली यह एक्सप्रेशंस दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएंगे। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें रटने की आवश्यकता है। हाँ, आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं करोगे तो आपको जरूर यह सारे एक्सप्रेशंस रटने में बहुत भारी लगेंगे, हैवी लगेंगे, मगर 10, 12, 15 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि दे आर इनटू योर ब्लड, ये आपके ब्लड में आ जाएंगे। फिर आपको बड़े कॉमन जनरल से एक्सप्रेशंस लगेंगे। एनीवे, कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस आपने वहां वेक्टर्स में भी देखे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स वहां पर भी देखी हुई। अब देखिए, मैंने कंस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन समझी, वहां पर यह बात समझा कि यदि वेव्स, इंटरफेरिंग वेव्स, सुपरपोजिंग वेव्स सेम फेज में हो तो वहां कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यदि वहां पर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव और सुपरपोजिशन होता है। अब मैं कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन समझाता हूं। If this value of cos phi naught is -1, if cos phi naught is -1, अब cos phi naught -1 कब होता है? cos phi naught -1 तब होता है जब phi naught की वैल्यू हो पाई, या फिर हो 3 पाई, या फिर हो 5 पाई एंड सो ऑन, या फिर phi naught की वैल्यू हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यदि फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो तब जरा देखिए यह एक्सप्रेशन कैसा दिखने लगेगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2।
इधर माइनस साइन आ जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू -1, तो वहां पर एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 माइनस A2. We have minimum amplitude of resulting wave, and that minimum amplitude is mod of A1 minus A2. Now this situation is termed as destructive superposition or destructive interference. It's termed as destructive superposition. Or it's also termed as destructive interference. यह सिचुएशन कब और कैसे बनेगी वह ग्राफिकली मैं दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यह देखिए, इस ग्राफ में मैं y1 ड्रॉ करूंगा। y1 with time is like this. y1 with time is like this. This is y1 with time at any point. किसी भी पॉइंट P की बात करूं तो यह y1 है, एम्पलीट्यूड है A1, दिस एम्पलीट्यूड इज A1। अब देखिए, इस ग्राफ में मैं y2 विथ टाइम दिखाता हूं, हाउ y2 वेरीज विथ टाइम, और फाइनली मैं इस ग्राफ में आपको दिखाऊंगा रिजल्टिंग वेव y विथ टाइम। मगर बनाते समय मैं टाइम एक्सेस सेम रखूंगा, यूनिफॉर्म रखूंगा, टाइम एक्सेस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आने दूंगा। यह टाइम एक्सेस, देखिए, जस्ट इमेजिन y2 इस तरह से, y1 इस तरह से और y2 हो इस तरह से। y2 इस तरह से हो। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, जब y1 पार्टिकल को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा है, तब y2 इस पार्टिकल को नीचे ले जाने का प्रयास कर रहा है। यह A1 से ऊपर ले जाना चाहता है और यह A2 से नीचे ले जाना चाहता है। अब जरा देखिए, जब cos फाई नॉट हो -1, फाई नॉट हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, हम कहते हैं दिस इज द सिचुएशन ऑफ टू वेव्स इन अपोजिट फेज। हियर इंटरफेरिंग वेव्स आर इन अपोजिट फेज। हियर when phi naught is odd multiple of pi or cos phi naught is -1, it implies that here interfering waves are in opposite phase। जब इंटरफेरिंग वेव्स अपोजिट फेज में हो जाए तो देखिए फिर क्या होगा। अब रिजल्टिंग उस
पार्टिकल की जो मोशन होगी दैट वुड बी, यह A2 से ऊपर जा रहा है या A1 से ऊपर जा रहा है A2 से नीचे, रिजल्टिंग उस पार्टिकल की मोशन फिर इस तरह से होने लगेगी। वंस अगेन कर तो वह ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव में ही होगा, मगर अब उसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा दैट एम्पलीट्यूड वुड बी A2 माइनस A1 मॉड ऑफ A2 माइनस A1 और A1 माइनस A2। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। वहां पर फिर मिनिमम एट दोस पॉइंट एनर्जी गेट्स सब्सट्रैक्टेड, मींस एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है कुछ जगह पर एनर्जी। हियर एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमाइज्ड, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज minimized. This is the situation of destructive interference. Means when interfering waves are in opposite phase, जब दो waves जो इंटरफियर कर रही हो वो अपोजिट फेज में हो, when interfering waves are in opposite phase, in that situation phase difference of interfering waves would be odd multiple of pi. In that case, phase difference of interfering waves would be odd multiple of pi. In that situation, the value of cos phi would be equal to -1. And when value of cos phi is -1, तो cos phi की वैल्यू जब इधर -1 हम रखेंगे तो इधर माइनस साइन दिखने लगेगा। Amplitude of the resulting wave would become minimum. And that minimum amplitude of resulting wave would be mod of A1 minus A2 or mod of A2 minus A1, कुछ भी लिख दो। This would be the minimum amplitude of the resulting wave. This situation would be termed as destructive superposition or destructive interference. This is another situation of superposition of two waves, the another special situation. And in fact, that's all about interference of waves. Interference of waves में मैंने वह सिचुएशन बताई है जब दो वेव्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो और जिनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो, जब वह दोनों वेव्स मिल जाती हैं तो क्या सिचुएशन बनती है, तब रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन कैसी होगी, रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा और रिजल्टिंग वेव का फेज कितना होगा, और कब वहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बनेगी, कब वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन बनेगी। वंस अगेन लेट मी से यू, इन सभी बातों को समझने के लिए, तो मैं सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं, इस थ्योरी को थॉरोली समझने के लिए यू नीड टू सॉल्व लॉट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आप यह बात समझ सकेंगे। आप तेजी से रेफरेंस बुक, तेजी से जो दिया गया स्टडी मटेरियल उसको सॉल्व करने लगिए। नाउ देयर इज अ प्रॉपर टाइम, द राइट टाइम। अब आपको डे टू डे बेसिस पर कम से कम 10-12 प्रॉब्लम्स डेली करना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स बन जाते हैं बहुत अच्छे, जो प्रॉब्लम्स नहीं बनते उनको मार्क करते जाओ, और अपने डाउट्स को मेरे डाउट डिस्कशन सेशन में रेस करना, मैं आपके सारे प्रॉब्लम डिस्कस कराऊंगा। आप पैरेलली यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे तो इन सब की अंडरस्टैंडिंग भी पैरेलली बनती चली जाएगी। आप पूरी तरह से फिनिश होने के बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तो सब खिचड़ी बन जाएगा दिमाग में। आज के दिन मैं बस इतना ही कराता हूं, कल के दिन मैं आपको समझाऊंगा द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। पहले मैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझाऊंगा, ट्रांसमिशन ऑफ वेव समझाऊंगा, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव समझाने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। और इसी के साथ यह चैप्टर आई थिंक कल के दिन इसकी थ्योरी पोर्शन पूरी फिनिश कर दूंगा, और फिर उसके बाद में मैं आपको इसके डाउट्स डिस्कस कराने लगूंगा। एंड देयर आफ्टर विल कंटिन्यू दिस टॉपिक विद द कंसेप्ट ऑफ साउंड वेव्स। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।